जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगवंत बराड़। इस वक्त असी जलंधर के NIT ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हाँ, जिथे एक भी कन्वोकेशन समारोह करवाया जा रहा। तुसीं वेख सकते हो मेरे पिछे वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ विद्यार्थी बैठे नज़र आ रहे हैं। इस तो इलावा जेकर इस कन्वोकेशन की गल की जाए तो इस कन्वोकेशन से मानयोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरां ने पहुंचना सीगा, पर धुंध कारण जिहड़े वो नहीं पहुंच सके। पर दूसरे पासे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया वो इत्थे पहुंचे। उन्होंने वालों जिहड़े विद्यार्थियों ने टॉप किया उन्होंने मैडल दिते गए, उन्होंने डिग्रियां वंडियां गईयां। गौरतलब है कि NIT जलंधर एक नामी अदारा है। अजिहे दे विच तुसीं गिनती तो अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी वड्डी गिनती दे विच विद्यार्थी इत्थे पढ़ते हैं। तो इन्हां विद्यार्थियों दे विच भी काफ़ी खुशी पाई गई है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जो किसी अदारे दे नाल जुड़दा है उस तो बाद उसका एक मकसद होंदा कि वो डिग्री करेगा, उस तो बाद डिग्री करके देश की सेवा के लिए जाएगा। तो यादां बहुत जुड़ियां होंदियां कैंपस के नाल, होस्टल के नाल यादां बहुत जुड़ियां होंदियां ने। तो अजे दे विच इत्थों दीयां यादां, कैंपस की पढ़ाई, वो जिहड़ा एक्सपीरियंस विद्यार्थी इत्थों लैके निकलते हैं तो बाद दे विच देश के विच सेवा करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जिहड़े उन्होंने पहुंचना सीगा अमृतसर दे विच मौजूद सीगे, पर उन्हों का जो हैलीकॉप्टर उड़ नहीं सकिया। पर अजिहे दे विच पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया वो इत्थे पहुंचे सन, उन्होंने वालों अपना भाषण दिता गया। इस तो इलावा विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की गई है। तो उन्होंने वालों की कुछ कहा गया वो सुनाने। NIT जालंधर के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान प्रोफेसर जयेश यादव जी, यहाँ के निदेशक विनोद कुमार जी कनौजिया, सभी फैकल्टी के शिक्षकगण, सामने विराजे हुए शिक्षा प्रेमी शायद वाइस चांसलर साहब भी दिख रहे हैं, सभी अभिभावकगण, प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति महोदया की, उन्होंने बहुत दुख जाहिर किया। उन्होंने पूरी कोशिश की 9:30 बजे से लेकर के वो मौसम का इंतजार करते रहे कि कब उनकी फ्लाइट उतर सके। वहाँ से चलने में दिक्कत नहीं थी, यहाँ जो कोहरा था उसके कारण से वो यहाँ नहीं पहुँच पाई, इसका उनको काफ़ी दुख है। और मैं उनके ही आदेश के आधार पर आपके बीच में उपस्थित हूँ। कटारिया जी आप जरूर पहुँचें, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आए होंगे और दीक्षांत समारोह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार होता है, और इसलिए आपकी उपस्थिति कम से कम मेरी कमी को थोड़ा भर पाएंगे। और इसलिए उनके आदेश के अनुसार मैं आप सब भाइयों और बहनों का जो आज इस दीक्षांत समारोह पर अपनी उपलब्धि का ये उत्सव मना रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि NIT जालंधर देश के गिने चुने इंस्टीट्यूशन में एक है, और इसमें एक साथ 1452 विद्यार्थियों को आज इस दीक्षांत समारोह में डिग्री वितरण का काम है। मैं सोचता हूँ आपका ये फिगर भी संपूर्ण देश को एक संतोष देता है कि ये हमारा भविष्य का भारत जो यहाँ से शिक्षा लेकर निकल रहा है, वो भारत की आने वाली हर चुनौती में देश को आगे बढ़ाएगा। मुझे इस बात का भी प्रसन्नता है कि इस में से जो बीटेक के हैं वो 1011 आज बीटेक की जो है आप उनको डिग्री दे रहे हैं, एमटेक की 238, MSc साइंस में 90 और MBA में 41 और PhD में 92। मैं सोचता हूँ कि ये जो आज आपका जो डिग्री वितरण का फंक्शन है, ये वास्तव में इस संस्था के लिए भी और देश के लिए बहुत ही गरिमामय है। मैंने जो कुछ भी आपने
पढ़ा है, इस संस्था का जिस प्रकार से विकास हुआ है ये भाग्यशाली संस्था है। मैं सोचता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में 1987 में शुरू हुआ और उसको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित किया। उसके बाद 2002 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और उस तरह से शिक्षा के एक के बाद एक मैं सोचता हूँ पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ एनआईटी का वो आपके लिए 2007 में हुआ और उसके बाद आपने इसके विभिन्न जो क्षेत्र है उन सब में एक तरह से बच्चों को योग्य बनाने का प्रयास किया। जो मैंने बताया आज बीटेक, एमटेक और इसमें जो डिग्रियां दे रहे हैं, तो आपकी ये जो यात्रा है ये वास्तव में बहुत ही एक तरह से सुखद यात्रा है। मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा जो विषय है मुझे जो है इस विश्वविद्यालय को दुनिया के अंदर भी जो ग्रेडिंग मिला हुआ है वो 1001 से लेकर के 1200 के बीच में इसकी पोजीशन दुनिया में आती है। एशिया में इसकी पोजीशन 301 से लेकर 400 के बीच में स्थापित है और मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में इंजीनियरिंग की दृष्टि से आपको 55वां स्थान प्राप्त है। मैं सोचता हूँ वास्तव में ये जो आपकी यात्रा है ये जो गुणवत्ता के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर और नवाचार के आधार पर जो आपने अपने कदम बढ़ाए हैं वो वास्तव में मैं सोचता हूँ ये सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे सभी शिक्षक गुरुओं को जाता है। उन्होंने अपने परिश्रम के आधार पर इस संस्थान को जिस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया उसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान और आदर किया जाए तो यहाँ के सारे गुरुजनों का आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ कि आप सबकी मेहनत के कारण से भविष्य का भारत तैयार करने में आपने जो योगदान दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही मैं अभिभावकों का भी बहुत सम्मान करना चाहता हूँ। कोई भी बालक अगर जिंदगी में आगे बढ़ता है तो अपने अभिभावक के जो सपने होते हैं उसको साकार करने के लिए वो सब प्रकार की कष्टों को भी देखते हुए अपने बच्चे की भविष्य को अच्छी दिशा देने का प्रयास करते हैं। आज कुछ अभिभावक भी यहाँ विराजमान होंगे। मैं आप सबका और आपके माध्यम से ये जो 1452 विद्यार्थियों को जो आज डिग्री प्राप्त होती है उन सब परिवारों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत एक तरह से धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूँ। और उससे भी ज्यादा अगर मैं किसी का सम्मान करना चाहता हूँ तो आप विद्यार्थी भाई बहनों का। वास्तव में आपने अपने जीवन की इतनी कठोर परिश्रम से हर परिस्थिति में से निकल करके इस मंजिल तक जो आप पहुंचे हो ये वास्तव में आपकी निष्ठा, आपका परिश्रम, आपका एक ध्येय, उसके कारण से ये सफलता आज प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ अभी जिनको मैंने मॉडल दिया है मैं सोचता हूँ वो सब बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने जिस प्रकार की अपनी पढ़ाई में जो स्थान प्राप्त किया है वो केवल उनका ही सम्मान नहीं है, इस संस्था का भी सम्मान है और इस संस्था के साथ देश के भावी पीढ़ी का भी सम्मान है। मैं आप सबके माध्यम से देश के सारे नौजवानों का मैं अभिनंदन और उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सच में मेरी कुछ आप सब लोगों से निवेदन है कि हम ये जो इस स्थान पर पहुंच जाते हैं अपने को पहुंचाने में देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का योगदान है। आप जिस संस्था में पढ़ करके तैयार हुए हैं उस संस्था को चलाने के लिए किसी पहुंचने वाले का भी 2 पैसे का टैक्स है। इसका मतलब सारे देश के एक तरह से सहयोग के कारण से आप इस योग्य बने। अगर इस योग्य बनने के बाद केवल और केवल आप अपने और अपने परिवार की चिंता करोगे तो आप मैं सोचता हूँ कि देश के साथ एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं। जो जनता हमको इस योग्य बनाती है, जो देश हमें इस योग्य बनाता है, जो समाज हमें इस योग्य बनाता है, हम बढ़ने के बाद उसका कितना कर्जा उतार सके और कर्जा उतरता है सेवा के माध्यम से, देश की उन्नति के माध्यम से, देश के सर्वसाधारण व्यक्ति का जीवन अच्छा बने, उसमें आपकी योग्यता का और आपके पदों का ऊपर उपयोग होगा।
तो वास्तव में आप देश के बारे में जिस प्रकार से हम लोग कल्पना करते हैं आपके बारे में, उसको हम साकार कर पाएंगे। मैं केवल और केवल देश की समस्याओं के बारे में आपसे नहीं कहता हूं। मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी बार-बार इस बात को दोहराते हैं कि 2047 ये भारत का एक तरह से सर्वोच्च काल होगा विकास की दृष्टि से। एक तरह से हमारी यहाँ की सारी उपलब्धियां दुनिया में नंबर 1 की कैसे बने, इसकी वो बराबर इस बारे में आपसे कि कल का भविष्य अगर कोई है तो आप है। आपके जीवन के आधार पर ही देश का भविष्य तय होने वाला है और विशेष करके आप इस शिक्षा से निकल रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो आप है। अब इस मजबूत कड़ी का उपयोग जो मैंने पंजाब में आकर के समझा है, आज भी पंजाब के जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 553 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री है और इस बाउंड्री में रहने वाले जो भी जनसंख्या और परिवार हैं, वो आज भी कई प्रकार के कष्टों को देख रहे हैं और हम सब महसूस कर रहे हैं। आज भी जितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए वो हमारे बॉर्डर के एरिया में हम स्थापित नहीं कर सकते। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, इसमें आपका इंस्टीट्यूशन और आपके विद्यार्थियों का योगदान अगर मिले तो निश्चित रूप से हो। आज भी अगर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा बेकारी है, बेरोजगारी है तो उस एरिया में मैं सोचता हूँ कि वो आपसे हमसे कुछ उम्मीद करते हैं और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वास्तव में जो बॉर्डर के एरिया में नशा जिस प्रकार से फैल रहा है, हमारी ये सारी ताकत इस बारे में भी लगे कि रंगला पंजाब कैसे बने। अगर हमारा सोच ये नहीं बना तो हम वहाँ उस जनता के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। मैं सोचता हूँ कोई बच्चा नशे में अपनी मजबूरी से नहीं जाता है, कुछ परिस्थितियां उसको ऐसी बन जाती है जिसके कारण से उसको उस दिशा में जाना पड़ता है। केवल उससे नफरत करने से देश का भला नहीं होता, उसको प्यार दे करके उस रास्ते से जहाँ से भटक गया है उसको वापस निकाल कर लाने के लिए समाज के उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है और वो स्वयं अपने परिवार के लिए उपयोगी कैसे बने, ये एक हमारे पास समस्या है। ये कृषि की दृष्टि से आज की तारीख में मैं सोचता हूँ दुनिया का हिंदुस्तान का नेतृत्व पंजाब करता है, लेकिन यहाँ कृषि में जिस प्रकार का और डेवलपमेंट चाहिए, जिस प्रकार का यहाँ पर आपको अपने अनुभव का और अपने ज्ञान का उपयोग यहाँ के सिंचाई के साधनों पर कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कम पानी में फसल कौन सी पैदा हो सकती है और जो ट्रेडिशनल फसल जो हम पैदा कर रहे हैं, क्या इसकी जगह हम कोई दूसरी फसलों को पैदा करके अधिक पैसा जो है हमारा किसान अर्जित करे, उसको कैसे सक्षम बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां जो मैंने यहाँ देखी है, मैं सोचता हूँ आप सब लोगों का इंजीनियरिंग का और बाकी सब डिपार्टमेंट का बहुत नॉलेज है, आपका उपयोग है ना मेक इन इंडिया, एक तरह से आपने देखा डिजिटल इंडिया, आपने देखा खेलो इंडिया, मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सब दृष्टि से इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रयत्न किया है। आपने देखा होगा कि स्पेस में भी जिस प्रकार से भारत ने अपना कीर्तिमान बनाकर दुनिया के सामने रखा, इसका मतलब भारत के इस नौजवान में ये सारी योग्यताएं, अगर चावला गई है तो यही पंजाब से पढ़ करके गई। तो वास्तव में हमारा ये कल का जो भविष्य है, इस कल के भविष्य को हम किस तरह से एक तरह से स्टार्टअप इंडिया के बारे में जो हम आज दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गए, जब हम सब आर्थिक गति से हम लगभग 2013 में 11वें पायदान पे थे, आज भारत आर्थिक गति से 4थे पायदान पे पहुंच गया है और उन देशों को पीछे किया जिन्होंने हमको 200 वर्ष तक गुलाम बनाए रखा, उनको पीछे हटा करके हमने अपने पायदान को आगे बढ़ाया। इसका मतलब हमारे लिए क्षमता और योग्यता है, हम काम करते हैं। मैं सोचता हूँ इसको आगे और कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। पर्यावरण आज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के खड़ा हो रहा है, इस पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में आपको अपना अन्वेषण और अपना जो कुछ भी ज्ञान है उसका उपयोग कैसे है ना। आप रोजगार के लिए
सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागे, तो आप रोजगार क्रिएट करें, जिसके कारण से देश की जो सबसे बड़ी समस्या आज भी है कि नौजवान आज बेकार है ना, उसके हाथ में काम चाहिए, वो काम करने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। और मैं आपसे एक निवेदन कहता हूँ, बाकी तो आप पढ़े लिखे लोगों को बनाते हैं, लेकिन एक फैकल्टी आप ऐसी भी बनाओ जिसमें अनपढ़ है, जिनकी एज बहुत हो गई लेकिन कमाने लायक बनाया जा सकता है, ऐसे कुछ आपको प्रयोग यहाँ करने चाहिए जिसके कारण से सर्वसाधारण व्यक्ति भी अपने रोजगार से किसी तरह से जुड़ सके। विशेष करके माताएं बहनें, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कोई बहनती है, परिवार का सारी जिम्मेदारी हमारी माताएं बहनें। क्या हम उनको, चाहे उनके पास डिग्री नहीं हो, लेकिन उनको इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो अपना रोजगार स्वयं कर सके। तो मैं सोचता हूँ कि क्षमता तो हर एक में होती है। आपने देखा होगा कि देश में ऐसे ऐसे लोगों का देश के प्रधानमंत्री ढूंढ के निकालते हैं जो कहीं जंगल में बैठे, लेकिन अपने परिश्रम के आधार पर उसने देश को बहुत कुछ दिया। ऐसे व्यक्ति को निकाल करके आगे बढ़ाने का काम मैं सोचता हूँ हम सब लोग करने का अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम देश को कुछ अच्छा बना पाएंगे। मैं सोचता हूँ ये देश का पहली बार सौभाग्य है, आपने और मैंने ऑपरेशन सिंदूर देखा और हमारी बॉर्डर पर हमने देखा है। मैं सोचता हूँ रात को इतने ड्रोन चले, इतनी मिसाइल चली, लेकिन हिंदुस्तान की फौज की तैयारी जिस ढंग से थी, सारे पटाखे आसमान में फोड़ दिए और केवल पाकिस्तान को सबक नहीं मिला, यानी दुनिया के देशों को भी समझ में आ गया ये भारत 2062 का भारत नहीं है, ये भारत 2025 का भारत है। इसका मतलब ये कि हमारे में क्षमता में कुछ कमी नहीं, हमने अपने हथियार अपने बनाना शुरू कर दिया और जो ब्रह्मोस्त्र बनाया वो तो ऐसी मार करके किया कि दुनिया को चक्कर आ गया कि अगर इस प्रकार की भारत की तैयारी है तो ये युद्ध तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए सबने कहा कि नहीं, इसको बंद करो। मतलब इसका मतलब ये कि हमारी योग्यता में कहीं कमी नहीं, केवल योग्यता का सही उपयोग देश के हित में कैसे हो इसकी रचना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान कोई काम का नहीं, जो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोचता है उसका पढ़ाई लिखाई बेकार। मैं सोचता हूँ उससे वो अनपढ़ ज्यादा अच्छा है जो देश के हित में काम करता है, चाहे वो खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है। आखिर हम भी तो इतने योग्य बनने के बाद अगर देश के उपयोगी नहीं बन सकते तो ये हमारा दुर्भाग्य हो। मैं सोचता हूँ इस विषय को, मैं सोचता हूँ कि पाठ्यक्रम में केवल नॉलेज छूटने से काम नहीं चलेगा, उनको उन चारित्रिक गुणों के बारे में भी बताना पड़ेगा जिसके कारण से व्यक्ति एक तरह से स्वामी विवेकानंद कहते थे वो पढ़ाई कोई काम की नहीं जो व्यक्ति का निर्माण चरित्र का नहीं कर सके। तो मैं सोचता हूँ डिग्री लेकर के अगर केवल अपने और अपने पेट भरने के लिए प्रयास करेगा, केवल इस पद को इसलिए कि मैंने बहुत योग्यता अर्जित कर दी, आप और हम जहाँ बैठे वो बैठ जाएगा, लेकिन उससे देश को क्या मिलेगा। मैं सोचता हूँ इसके बारे में आपको शिक्षा के साथ उसके जीवन के जो विशेषताएं चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उनको निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति को एक तरह से परफेक्ट बना करके भेजिए, क्योंकि कल का भारत हमारे जुम्मे नहीं रहेगा, आपके जुम्मे रहेगा। 2047 में वास्तव में आप उस समय की उम्र में होंगे जब आपके द्वारा देश को बहुत ऊंचाई दी जा सकती है। भगवान ने यहाँ सब कुछ दे रखा है, जिस प्रकार का जलवायु, जिस प्रकार की जमीन, जिस प्रकार की हमारी बुद्धि, जिस प्रकार का समर्पण, जिस प्रकार की ताकत जो है सब है हमने, केवल और केवल उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। और दीक्षांत समारोह में हम आपसे और कोई प्रार्थना और आपसे कुछ नहीं चाहते गुरु रखना, ये चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर के नाम से जो NIT बनी है, आप जहां भी जाओ इसका नाम रोशन करो, इसका नाम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। मैं सोचता हूँ इस विषय को आप बहुत गहराई से लेकर के एक बार फिर मैं भैया बहनों, जो आप जीवन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के बाहर भी लिखा रहता है ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। ये शब्द ऐसे थोड़ी लिखे किसी ने, ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। अगर ये दिमाग में रख करके आप लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो आप वास्तव में स्वयं को भी आगे उठा पाएंगे और उसके साथ साथ देश भी ऊपर उठेगा। देश ऊपर उठेगा तभी आपका और मेरा सम्मान है। मैं भी विदेशों में कई बार गया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ इससे पहले जाते थे और आज जाते जमीन आसमान का अंतर है। आज संपूर्ण विश्व भारत
तरफ देख रहा है और भारत के निर्णयों के आरे में सोचने लगा है कि वास्तव में भारत के बिना अब दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। और उसकी ताकत किसने पैदा की? आप जैसे नौजवान। भारत ही भाग्यशाली देश है जिसमें नौजवानों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है। इस ताकत को सही दिशा में ले जाने के लिए मैं सोचता हूँ आप सबसे मेरी भी विनम्र प्रार्थना है। मैं भी चाहता हूँ कि हम तो लोग मिल करके हमारी योग्यता का उपयोग सेवा, देश के कल्याण के और देश के भविष्य के विकास के लिए करें। ये प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर आप सभी भाई बहनों को जिनको आज दीक्षांत समारोह में डिग्री मिली है उनको मैं शुभकामना देता हूँ। भविष्य आपका बहुत सुखद आनंद रहे। देश के लिए आप लोग काम करते रहे। धन्यवाद। जय भारत। Now, student, we have address by Honorable Chairman VOG Professor G.S. Yadav. Most revered, distinguished chief guest, His Excellency, Honorable Governor of Punjab, Sri Gulab Chand Kataria ji, beloved Vice Chancellor Vinod Kumar Kanauria, Dean, Senate Registrar, faculty, staff, beloved graduate students and their proud parents, media, friends, invitee, dignitary, whoever is present here. First, I congratulate every single graduating student and research scholar receiving their degree today. The convocation marks the successful completion of an important phase of your life. This is a moment of joy and happiness because your hard work, perseverance, and commitment have reached the